Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to begin one of the new lessons of पेडागोजी के स्कूल। फिर वक्त हम जो है ना सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ चुके थे कि व्हाट इज सोशल कंट्रोल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, एंड व्हाट वाज द लिंक बिटवीन सिटीजंस एंड एजुकेशन एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि स्कूल और कम्युनिटी क्या होती है। फिर इसके बाद आगे हम इसको मजीद डिस्कशन में नहीं कर रहेंगे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट स्कूल एंड कम्युनिटी। ठीक है, स्कूल एंड कम्युनिटी दे बोथ आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। इफ यू रिमेंबर, हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा था कि हमारे पास गवर्नमेंट है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, फैमिली है, वो तमाम चीजें हमारे पास थी। ठीक है, तो इसी तरीके से स्कूल एंड कम्युनिटी दे ऑल आर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल, अभी यहाँ पर लफ्ज फॉर्मल आ जाए, जब भी वर्ड फॉर्मल आएगा, so we should come to know that formal basically means what? That something that is based on written rules and regulations, that has got formal procedures, and according to those procedures something is set down। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है। नाउ schools are formal institutions that educate, socialize and prepare individuals to become productive members of the society। अब स्कूल का काम क्या होता है? स्कूल का काम होता है एजुकेट करना, स्कूल का काम होता है लोगों को सोशलाइज करना, स्कूल का काम होता है किसी भी एक इंडिविजुअल को प्रोडक्टिव सिटीजन में चेंज करना। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर एक बायोलॉजिकल बीइंग को एक सोशल बीइंग बनाया जाता है। सो स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर people or students are educated, they are socialized, they are taught the do's and don'ts of the society, they are taught the norms and values, they are encouraged to perform better roles in the society, they are met ready to perform better roles in the society। ठीक है, तो स्कूल ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान की वो तमाम जरूरियात जो कि उसके माशरे में उसका माशरा उससे एक्सपेक्ट करता है और देख चाहता है कि कोई शख्स एक शख्स अपने माशरे में किस तरीके से परफॉर्म करे। तो स्कूल इट इज एक्चुअली अ फैक्ट्री। ये एक ऐसी फैक्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक इंडिविजुअल को भेजा जाता है और इंडिविजुअल को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद एक अच्छा इंडिविजुअल, एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, एक कंस्ट्रक्टिव इंडिविजुअल बनकर माशरे में आता है, जो कि माशरे में अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि माशरे को अपने प्रॉब्लम से निकालता है, जो कि माशरे के तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और अपने आप को एक सोशल बीइंग साबित करता है। फिर हमारे पास क्या है, कम्युनिटी क्या है? स्कूल तो हमने पढ़ लिया। कम्युनिटी इंक्लूड्स द पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन अ लोकल एरिया दैट शेप इंडिविजुअल वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी इज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल, यानी प्लूरलिटी ऑफ पीपल, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जब बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल्स होते हैं, जब इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन होता है तो वो ग्रुप की तरफ मूव ऑन करते हैं। ग्रुप वेरी करता है अपने साइजेस में। तो जैसे ही मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में डिफ्यूज होते हैं, एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो हमारे पास कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो कम्युनिटी क्या होती है? ओवरऑल उन तमाम लोगों को कहा जाता है जो कि एक सेट जियोग्राफी में रहते हैं, जो कि एक सेट प्रोक्सिमिटी में रहते हैं, मतलब एक खास जगह पर रहते हो। एंड उनकी वजह से क्या होता है, उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, उनके डिमांड सेम होते हैं, उनके इश्यूज सेम होते हैं। इट मीन्स दे हैव गॉट वी फीलिंग्स, उनके अंदर क्लास कॉन्शियस मौजूद होता है। तो जब जिस शख्स में जिनका इंटरेस्ट एक जैसे हो, जिनमें क्लास कॉन्शियस एक जगह से एक ही तरह की हो, जिसमें वी फीलिंग्स मौजूद हो, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही किस्म का कल्चर अपने इर्द गिर्द बनाते हैं, एक ही किस्म का कल्चर प्रोमोट करवाते हैं। तो कम्युनिटी क्या करता है, और कल्चर बेसिकली क्या है? कल्चर कल्चर बेसिकली मीन्स हमने पढ़ लिया है कि इट इज द मैन मेड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, यानी हमारी जिंदगी में हम किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, ये तमाम डिफाइन करना, ये तमाम शेप करना, हमारी मेंटेलिटी को शेप करना, हमारी चीजों को अच्छा या बुरा कहना, ये हमारे कल्चर का काम है। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी उन तमाम लोगों को कहते हैं जो कि किसी जगह पे रहते हैं, किसी वक्त में रहते हैं, और उनके अंदर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं जिनकी मदद से वो अपने एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। अब स्कूल और कम्युनिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, देखें।
स्कूल हम बनाते हैं लोगों की डेवलपमेंट के लिए, और कम्युनिटी में क्या होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, चेंज इन वन विल डायरेक्टली लीड टू द चेंज इन सेकंड। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट स्कूल एंड community partnership should be developed in such a way that more productive and more constructive citizens or students may be taken out to the society as a product। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, ये स्कूल कम्युनिटी का रिलेशनशिप क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। जैसे हमारे पास कोई इंडिविजुअल होता है कम्युनिटी में, हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, जैसे ही वो एक सर्टन एज को पहुंचते हैं, जब वो लर्निंग कर सकते हैं, फॉर्मल तौर पर लर्निंग कर सकते हैं, तो हम इन्हें क्या करते हैं, हम उनको स्कूल में एडमिट करवा देते हैं। अभी स्कूल में एडमिट करवाने का मकसद क्या होता है, स्कूल में एडमिट करवाने का मकसद ये होता है कि उन बच्चों को क्या किया जाए, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इनको एजुकेट किया जाए, इनको सोशलाइज किया जाए, इनको तैयार किया जाए उन तमाम रोल्स के लिए जो मुस्तकबिल में आने वाले पोजीशंस में ये हासिल करेंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको रेडी करते हैं कि ये मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस का कैसे सामना करें, अपने इश्यूज को कैसे एड्रेस करें, और उन तमाम चीज़ों को जो कि माशरा उनसे रिक्वायर करता है, मतलब वो कंट्रीब्यूशन उनसे रिक्वायर करता है, उनसे उनकी परफॉर्मेंस या सर्विसेज रिक्वायर करता है, वो अच्छी तरीके से अदा कर सके। कोई भी फॉर एग्जांपल अगर माशरे को बहुत सारे लोगों की रोल्स एंड स्टेटस की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर को देखते हैं हम, या स्पेशलाइजेशन को देखते हैं, तो हमारे माशरे में अगर तमाम डॉक्टर्स होंगे तो हमारे माशरा नहीं चल सकेगा। हमारे माशरे को डॉक्टर्स की भी जरूरत है, इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हमारे को बिजनेसमैन की भी जरूरत है, हमारे पास जो है ना फॉर एग्जांपल टेक्नीशियंस की भी जरूरत है, टीचर्स की भी जरूरत है। तो स्कूल क्या करता है, अल्टीमेटली उन तमाम नीड्स एंड डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट्स लेकर आता है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स एजुकेट करता है, लोगों के पोटेंशियल को डेवलप करता है, और कम्युनिटी को बाय इन वन वे और अनदर सपोर्ट करता है, सर्व करता है। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिटीज क्या करते हैं, वो स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कम्युनिटीज की मदद से लोग एजुकेट होते हैं, लोगों को जो है ना कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाया जाता है, फिर कम्युनिटीज ही उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करते हैं, फिर कम्युनिटीज ही उनके लिए बजट जनरेट करते हैं, फिर कम्युनिटीज ही उनको मजीद उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो क्या होता है, कम्युनिटीज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इस चीज को देखें कि हमारे टीचर्स क्या होते हैं, हमारे टीचर्स भी हमारी कम्युनिटी का ही प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये टू वे प्रोसेस है, मतलब वन वे नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से स्कूल का काम है, नहीं। जैसे स्कूल सर्व करता है कम्युनिटीज को, उसी तरह कम्युनिटीज सपोर्ट करते हैं स्कूल को। सो देयर इज अ ह्यूज रिलेशनशिप बिटवीन देम। सेकेंडली, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, ये दोनों आपस में क्यों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। द अल्टीमेट टारगेट इज द वेलफेयर ऑफ द ओवरऑल सोसाइटी, कि सोसाइटी का वेलफेयर हो। उस सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा, एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट किसी स्कूल में जाता है, स्कूल में कोई एजुकेशन हासिल करता है, कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हासिल करता है, कोई एलएलबी पढ़ता है, कोई एमबीबीएस करता है, कोई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करता है, कोई नर्सिंग करता है, कोई एजुकेशन की तालीम बीएड या एमएड करता है। तो क्या करता है, क्या एट द एंड ऑफ द डे क्या होते हैं, जब ये लोग अपनी रोल टेकिंग करते हैं, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कदम कर लेते हैं, तो ये जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन माशरे में करवाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा माशरा क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट देखता है। तो हमारे पास क्या होती है, रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना हमारे माशरे का काम है, हमारा माशरा हमें इन चीज़ों के लिए तैयार करता है, और हर शख्स फिर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन इस माशरे में दे रहा होता है। एंड देन वी हैव गॉट इट इनहेंसेस लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटल इंगेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कम्युनिटीज में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, हम अवेयरनेस सेशंस लेकर आते हैं, हम कैंपेन्स करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की भी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, और कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी अपने रोल्स एंड स्टेटस का पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये समझे कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना या एजुकेट करना सिर्फ टीचर का काम है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हमेशा क्वेश्चन रहेगी। वो इस वजह से क्वेश्चन रहेंगी क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। घर में अगर एक बच्चे को सपोर्ट ना किया जाए, घर में एक बच्चे को अगर मोटिवेट ना किया जाए कि आप पढ़ें,
आप अपनी कंट्रीब्यूशन दें. सो इट इज इम्पॉसिबल कि टीचर अलोन और स्कूल अलोन विल टेक दैट स्टूडेंट टू दैट पोजीशन. तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और ओवरऑल कम्युनिटी को एवरी नाउ एंड देन वर्कशॉप्स के जरिए से, अवेयरनेस सेशंस के जरिए से, पेरेंट टीचर मीटिंग्स के जरिए से, कोऑर्डिनेशन के जरिए से, कॉपरेशन के जरिए से इनके अंदर एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम इनिशिएट करवाना चाहिए. प्लानिंग और पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में इनकी राय लेनी चाहिए. इनको बाकायदा ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और ओवरऑल कम्युनिटी को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. रिसेंटली मैंने एक पेपर बनाया था और उसमें मैंने ये लिखा था कि व्हाट आर द हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट कम्युनिटी लीडर्स. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे पास पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे पास बिजनेसमैन होते हैं, हमारे पास कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे पास एनजीओज होते हैं. तो आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनका क्या काम होता है? उनका काम यही होता है कि वो आपको कभी कभार फंडिंग करते हैं, कभी आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कभी आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, कभी आपको पेडागोजिकल स्किल्स सिखाते हैं, कोई वर्कशॉप करवा देते हैं, कोई आपके लिए सेमिनार्स करवा देते हैं. तो स्टूडेंट्स की भी ग्रूमिंग होती रहती है और इसी तरह उनकी भी जो है ना वो ग्रूमिंग होती रहती है. तो आपने इन चीजों को अच्छी तरीके से समझना है. फिर सिटीजनशिप एजुकेशन इन एक्शन. कैसे सिटीजन जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो उस वो फिर किस तरह एक्शन में आते हैं? सबसे पहले स्कूल्स कैन होस्ट सिविक प्रोग्राम्स. मतलब आपने देखा होगा अगर हमारे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है उस स्कूल में बाकायदा अक्सर आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग दी जाती है वो स्कूल में दी जाती है. हमारे टीचर्स क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या था एक अच्छा सा टर्म था मेरे जहन से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर. वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं. तो वो क्या करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आपने वोट कास्ट करना है, कौन से वोट जो है ना कैंसल वोट्स होते हैं, कौन से वोट जो है ना वो फॉर एग्जांपल रिजेक्टेड होते हैं. तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं जब आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जब टीचर्स को आप सिखाते हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस को इनहेंस करते हैं और वो हर फील्ड में अपना वो. इसी तरीके से कोई भी हमारे पास अवेयरनेस सेशन होती है, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स उनके अंदर क्यूरियोसिटी मौजूद होती है, वो हर नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, वो क्योंकि यूथ होती है हमारे माशरे की, तो जो भी चीज आप उनमें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो उस चीजों को सीख जाते हैं और फिर वो अपने माहौल का उसको हिस्सा बना लेते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, या 3 C's का जो 3 R's का जो तरीका है, ठीक है, कि रीयूज, रिसाइकल और इसी तरह तीसरा जो था वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है. तो वो आप जब इनको कोई भी चीज सिखाते हैं तो वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं. मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए, तो बल्कि जब अंग्रेजों से पाकिस्तान और इंडिया ने आज़ादी हासिल की, तो लॉर्ड मैकॉले को एक टास्क दिया गया कि आप एजुकेशनल पॉलिसीज डिजाइन करें. तो वो जब एजुकेशनल पॉलिसी डिजाइन करने के लिए जब वो अपने घर से निकल रहा था, तो उसकी वालदा ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं जा रहा हूँ एजुकेशनल पॉलिसी बनाने के लिए, एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी जो कि बज़ाहिर तो एशियन होगी या बज़ाहिर तो पाकिस्तानी या इंडियन होगी, लेकिन वो स्टूडेंट्स के रगों में हमारी जो यूरोपियन थॉट्स है उनको रेगुलेट करवाएगा, उनको रन करवाएगा. तो आज हम देखते हैं हमारे जो एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स तो सारे आपको तालीम जो है ना वो पाकिस्तानी तालीम नजर आएगी, या करिकुलम पर लिखा होता है कि पाकिस्तानी करिकुलम और इंडियन करिकुलम, लेकिन उसके अंदर जो आपको एजुकेशन दी जाती है वो सारी इंग्लिश होती है, वो सारी वेस्टर्न होती है. फॉर एग्जांपल आपको सिविक सेंस दी जाती है, आपको एजुकेशन के बारे में इंग्लिश सिखाई जाती है या बाकी चीजें सिखाई जाती है. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, यही चीज हुई कि जब आप पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी तो यही चीज थी कि उनको ये एहसास दिलाया गया कि भाई इस तरीके से आपकी वॉयलेशन की जा रही है, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक बिल्कुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को इनिशिएट किया. तो आप क्या करते हो, कोई भी जो बड़ा चेंज आप लाना चाहते हो, महात्मा गांधी जैसे कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स. तो वो जो चेंज लेकर आते हैं, जो चीजें आप स्कूल में स्टूडेंट्स के माइंड में इन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स दे आर द आर्किटेक्ट, दे आर द फ्यूचर ऑफ योर सोसाइटी. तो जो चीजें आप सिविक प्रोग्राम्स के जरिए से, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए से जो भी चीजें उनमें इन्फ्यूज करते हैं, वो लेटर पार्ट में हमारे सोसाइटी का कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज बन जाते हैं, ठीक है.
कम्युनिटी मेंबर्स कैन सर्व एज मेंटोर्स एंड रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारे ट्राइबल हेड्स होते हैं, हमारे जो टाउन के जो हेड्स होते हैं, हमारे जो कम्युनिटीज के हेड्स होते हैं, वो लीडर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, वो गाइड के तौर पे काम कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्टर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, जो लोगों को चीजें सिखाते हैं। एंड देन इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लोकल आइडेंटिटी एंड सिविक प्राइड। मतलब यहाँ पर लोगों में एक क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट हो जाता है, जिसमें वो अपने आप को एक रियल आइडेंटिटी दे देते हैं, और उनके अंदर एक सोसाइटल सेंस डेवलप हो जाता है, जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स को, वो आई फीलिंग से निकल कर वी फीलिंग्स में चले जाते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल, देन वी शैल हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ फोर्थ चैप्टर। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इफ नॉट प्लीज ड्रॉप मी यस। कम ऑन क्विक प्लीज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज इन सोसाइटी। कि टेक्नोलॉजी ने हमारे माशरे को, टेक्नोलॉजी ने हमारे एजुकेशन को किस तरीके से चेंज किया, और क्या चीजें इनकी पॉजिटिव्स हैं और क्या चीजें इनकी नेगेटिव्स हैं। वेरी फर्स्ट, टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी यूजेज इन द एजुकेशनल फील्ड रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स। अभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी यूजेज, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने माशरे में भी चेंज लेकर आए, हमने अपने एजुकेशनल फील्ड में भी चेंजेस लेकर आए। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारा हो रहा है। आप सबके हाथों में मोबाइल फोन होगा, या सामने लैपटॉप होगा, या आप पीसीज के सामने बैठे हुए होंगे। तो ये क्या है आपके, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आप मोबाइल फोन से कॉल्स करते हैं, आपकी ज्योग्राफी श्रिंक हो गई है, आप इसी मोबाइल फोन पे बिजनेसेस करते हैं। तो ये तमाम क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो टेक्नोलॉजी को जब हम एजुकेशनल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिजिटल टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए से हमारी टीचिंग, हमारी लर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस आसान हो जाते हैं, बहुत कम वक्त में हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, तो उससे हम टेक्नोलॉजिकल यूजेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं और आप यहाँ पर, हम ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्टेंट होंगे, मैं कोयटा में कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप पता नहीं किस जगह से क्लास ले रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, डिजिटल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम का इस्तेमाल किया जा रहा है, या रिसोर्सेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, टीचिंग और लर्निंग को आसान बनाते हैं। या इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को भी इसके जरिए से आसान किया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ यूजेजेस हैं। ये यूजेजेस याद रखें कि आपके पेपर में जब आ जाते हैं, तो आप इनको एजुकेशनल फील्ड में आप इसको मोल्ड करके लिख सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट यूजेज हम देखते हैं कि इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस। आज हमारे पास क्या हुआ है कि एजुकेशनल फील्ड में हमारी जो रेवोल्यूशन आया है, दैट रेवोल्यूशन इज इंटायरली विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। बिकॉज सी फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ पर कोयटा में बैठकर एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, या मैं यहाँ पर जूम वर्क प्लेस पर मैं आप लोग के साथ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, आप दुनिया में जिस जगह पर भी हो, आप एक क्लिक पर मेरे लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन वॉच इट। सिमिलरली you can access worldwide culture, worldwide educational sites, you can consult anything, you can talk to any professor, you can have discussion over anything regardless of any geographical बाउंड्रीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, इट हैज श्रंक द जियोग्राफी। ठीक है, इट हैज इंप्रूव्ड आवर रिलेशंस एंड इट हैज श्रंक द जियोग्राफी, इट हैज ब्रॉट द पीपल टुगेदर। ठीक है, इसने लोगों को ये करीब लेकर आ गया। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो जब भी टीचर्स डे आता है, तो टीचर्स डे में लोग अपने टीचर्स को नाम लिखते हैं और उनको खिराज तहसीन या होमेज या ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो वो हमेशा क्या करता है, वो यूट्यूब का आइकन जो है ना, उसको अपने स्टेटस पर रखता है, कहता है कि ये मेरा वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आजकल हम एक्सेस नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी की मदद से। सो टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस। ठीक है, आप कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टर्शर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आपकी कोई ज्योग्राफी का भी मसला नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हुए आप दुनिया की किसी भी इलाके में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। गॉट इट? सेकेंडली, इट इंक्रीज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर इस तरह है कि
पहले तो ये होता था कि जब ओल्ड या टिपिकल सोसाइटी में हम देखें, वेयर टेक्नोलॉजी वाज नॉट ब्रॉट इन द यूज, सो एवरीबडी वुड हैव he was responsible, or he had to search a lot of books, he had to read a lot of books, he had to explore the knowledge. ठीक है, तो उसको हर जगह पर नॉलेज तलाश करने की जरूरत पड़ती है, that would consume a lot of time. तो आज हम देखते हैं टुडे इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टुडे इट इज अ मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज में क्या है कि हमारे पास नॉलेज की बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद, लाइक देयर इज एक्सेस ऑफ, एक तो ये एक्सेस है ना कि रसाई है हमें इंफॉर्मेशन तक, एक दूसरा EXCESS वाला जो है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे पास हर एक टॉपिक पर इतना इल्म मौजूद है, इतना इल्म मौजूद है कि हम जितना पढ़े उतना कम है। ठीक है, सो वी कैन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विदाउट एनी लिमिट्स। तो ये क्या होता है, जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, उनको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप अपने आप को रिसर्च से आमांग करा सकते हैं, यू कैन इक्विप योर सेल्फ विद मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे पास किसी भी चीज की नॉलेज हो, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो, उसको बहुत आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, हम रसाई हासिल कर सकते हैं, हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन चेंजेस इन वर्क पैटर्न्स, हमारे काम करने के तरीकों पे भी बड़ा असर पड़ चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम जिस तरह ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम में रजिस्टर पे या लेजर्स पे हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया करते थे, या हर शख्स को बड़ी डिस्टेंसेस को कवर करके अपने दफ्तर आकर काम करना पड़ता था, मैनुअली काम करना पड़ता था, आज वो सारा क्या हो गया है, आज वो सारा टेक्निकल हो गया है। रिमोट सोसाइटीज में, यानी दूर दराज इलाकों में लोग क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बैठा, मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप कहाँ पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, इसी तरीके से जॉब्स आप करते हैं फाइवर पे अप या अपवर्क पे, आप क्या करते हैं, आपको टास्क दिया जाता है, आप उनका टास्क कंप्लीट करते हैं और वो आपको पे करते हैं। इसी तरीके से बिजनेसेस आप ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन मार्केट्स आजकल अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल है जहां पर आप काम कर सकते हैं, जिनको आप यूटिलाइज करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आप देख सकते हैं फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास जब कोविड-19 आया, या हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास एक्सेस करना मुश्किल होता है, या जहां पर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आसानी से हमारे पास वर्क भी हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वर्क पैटर्न में आप देखते हैं पहले मैनुअली तौर पर अटेंडेंस ली जाती थी, मैनुअली तौर पर सारा काम किया जाता था, लेकिन आज एक जैसे टीचर इंटर होता है वो अपना जैसे तंब उस पर रखता है, ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर उसको सारा रिकॉर्ड उसका आ जाता है। इसी तरह बच्चा है, या आप अपने पेपर्स में आप देखते हैं तो पेपर्स में आजकल ई मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है, या फिर आपकी ई इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस शुरू हो चुकी है कि टीचर जैसे आपके स्लिप पर आपके जो बार कोड होता है उसको स्कैन करता है, तो उस पर आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है, उस पर आपका सारा बायोडेटा भी आ जाता है। तो हमारे पास हर किस्म की चीज़ों पे हमारे पास क्या हो गया, वर्क पैटर्न में हमारे पास तब्दीलियां आ गई हैं। इसके साथ साथ हमारी जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ये भी बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो चुकी है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एडवर्टीजमेंट, पहले एडवर्टीजमेंट लोग जो है ना पंफलेट छापा करते थे, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन आज आप एक पंफलेट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल तौर पे, आप उसको बना भी सकते हैं, आप उसको सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से आप नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आपके पास इंफॉर्मेशन की फ्लो बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपके पास पहले आपको कोई भी जॉब्स आती थी तो आपको अखबार जानना पड़ते थे, लेकिन आज आपके पास वो सोशल मीडिया पे जो है ना वो सारे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी नॉलेज आ जाती है, कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड, कोई भी करियर के रिलेटेड कोई भी चीज आपके पास आती है तो उसका सोशल मीडिया पर, इट मीन्स इट कीप्स यू अपडेटेड। कोई भी छोटा से छोटा जो है ना क्लास का या ग्रेड का बंदा होगा या स्टूडेंट होगा, तो आप उससे पूछोगे तो ही विल बी वेल अपडेटेड। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का या टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा असर हमारे माशरे पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया की मदद से हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपने आप हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, डिजिटल पेमेंट्स भी अभी आजकल होती हैं। फीसेस की आपने देखा होगा, स्कूल फीसेस, पेरेंट्स पहले बैंक्स में जाकर मैनुअली तौर पर बड़े बड़े क्यूज में, बड़े बड़े लाइंस में खड़े होते थे, लेकिन आज एक क्लिक पे उनकी फी की पेमेंट हो जाती है। इसी तरीके से आप एडमिशन्स लेते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या कायद आजम यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पर आप एडमिशन लेते हैं, आप ऑनलाइन उनका
जो है ना चालान फिल कर सकते हैं, आप उनका प्रोस्पेक्टस फिल कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली ई बैंकिंग से या इजी पैसा या जैज कैश से आप उनकी फीसिस को पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्सेस टू एजुकेशन बहुत आसान हो गई, आपके वर्कशॉप बहुत आसान हो चुके हैं। इसी तरीके से आप बाइनेंस है, क्रिप्टो है, या फिर एक्सनेस है, या इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप जॉब्स भी कर सकते हैं। तो आपकी कॉमर्स में भी इसका बड़ा वो हो गया, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो आजकल बैंक्स में कोई नहीं जाता। आप फॉर एग्जांपल बिल्स वगैरह पे किया करते थे, तो वो बिल्स का सिस्टम खत्म हो चुका है। सो दीज ऑल आर व्हाई, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस इन आवर लाइफ। कि हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग हो चुकी है, कोई भी चीज आपको जरूरत होती है, आप सिर्फ गूगल में टाइप करते हो वो आ जाता है, और आप उसको ऑर्डर कर देते हैं डिजिटली, यू पे एज वेल। तो प्लास्टिक करेंसी आपके पास आ चुकी है, आपके पास जो फ्लो ऑफ मनी था, जो फिजिकल फ्लो ऑफ मनी था, वो खत्म हो चुका है। तो ये तमाम क्या है, इसने हमारी सोसाइटी को भी रेवोल्यूशनराइज किया और हमारे ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम को भी अपलिफ्ट किया है। रिमोट एजुकेशन एंड लर्निंग, हमारे जो एजुकेशन में ज्यादातर जो रिमोट एरियाज वाले होते थे, तो वो आजकल क्या हो गए हैं, पहले ये होता था कि उनका इदारों तक आना, इंस्टीट्यूशन तक आना, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाना, अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कम्युनिकेशन के स्किल्स भी नहीं थे, कम्युनिकेशन के मीन्स भी नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स भी नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव विद इन नो टाइम कर सकते हैं। विद इन नो टाइम हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू इंटरनेट, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, इस क्लासेस को कोई भी शख्स कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरह हम कोई अवेयरनेस सेशन लेना चाहते हैं, हम कोई वर्कशॉप लेना चाहते हैं, कब कोई हम इन जॉब कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास विद इन नो टाइम हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हेल्थ केयर एंड एडवांसमेंट हमारे पास बहुत एडवांस हो चुकी है, हर किस्म की एडवांसमेंट आ चुकी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो बीमारियां हैं उनकी शिनाख्त हम कर सकते हैं, उनकी मेडिकेशन हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो फॉर एग्जांपल जो भी डिसीजेस थे उनकी डायग्नोसिस आसान हो गई है, उनकी ट्रीटमेंट आसान हो चुकी है। इसी तरीके से जो चिल्ड्रन थे, जो इन्फेंट्स थे, या जिनको बीमारियां होती थी, आजकल उनको जो है ना मॉडर्न ट्रेंड से वो किया जाता है। इवन yesterday I was reading कि आजकल जो है ना वो एक साइंटिफिक, जापान ने एक साइंटिफिक वोम तैयार कर दिया है, जहाँ पर साइंटिफिकली जो है ना बच्चे को पैदा किया जा सकता है। या सौरोगेसी का एक कंसेप्ट है, जिसमें जो जाइगोट होता है वो किसी और वुमेन के वूम में वो करके इंसर्ट करके फिर वहां पर उसकी ग्रोथ की जा सकती है, टेस्ट ट्यूब बेबीज जनरेट की जा सकती हैं। या इवन वन अनदर न्यूज है वो स्टडी के चाइना में बैठे हुए एक शख्स ने तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर रोबोट्स के जरिए से एक शख्स के कैंसर का इलाज किया। तो ये क्या है, हमारे पास हेल्थ केयर और एडवांसमेंट आई है कि आजकल हम बहुत आसानी से, और इसी तरीके से हम रिकॉर्ड्स को भी हम मेंटेन करते हैं। जैसे आज भी आप अगर पाकिस्तान में देखिए, आप डव डव लैब से अगर, या आप आगा खान या लियाकत नेशनल, ये जो बड़े बड़े जिससे आप अपने सैंपल्स आप भेज देते हैं, आप अपने टेस्ट कराते हैं, तो आपके सारी रिपोर्ट आपके मैसेजेस पे आपको आ जाते हैं, आपको लिंक आ जाते हैं, आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे जो स्कूल का जो एजुकेशनल सिस्टम है या हमारी सोसाइटी है वो बहुत इंप्रूव हुई है। हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुके हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब हर फील्ड में, चाहे वो सोशल फील्ड है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे वो रिलीजियस फील्ड है, चाहे वो एजुकेशनल है, किसी किस्म की भी फील्ड है, हर उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। मतलब स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव, दे आर मोर प्रोडक्टिव, दे आर मोर कंस्ट्रक्टिव, एंड दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन एवर, ठीक है। तो हमारे पास हर किस्म की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हमारे पास बहुत वो हो चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल पहले हम किसी भी चीज को यूज किया करते थे, तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस अभी हम इस तरह हमारे पास 40 से 50 स्टूडेंट जो एनरोल हैं, तो वो अगर फॉर एग्जांपल एकेडमी आए, तो एकेडमी में उनका फ्यूल कितना इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वो आएंगे जाएंगे, उनको कितनी तकालीफ होंगी, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी ने उनका वो डिस्टेंस कवर कर दिया है, उनको डिस्टेंस कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उन, तो वो फॉसिल फ्यूल भी बर्न नहीं हो रहा, या और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं हो रही। तो ये क्या होता है, हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बड़ा जो है ना इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो बहुत ज्यादा देखने को मिली है, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड स्किल्स गैप। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अगर वो अपने आप को इससे अपलिफ्ट नहीं करते, तो उनकी जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। मतलब सोसाइटी
मैनुअल सिस्टम से निकल चुका है, ठीक है, अभी ये ऑर्गेनिक सिस्टम पे चलता है, मैकेनिक बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए अगर जो शख्स टेक्नोलॉजी नहीं सीखता तो उसको जो है ना जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। जो शख्स टाइपिंग नहीं जानता, शॉर्ट हैंड नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, स्किल्स का इस्तेमाल करना नहीं जानता, तो उसकी वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, स्किल्स गैप भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मॉडर्न बंदा है जो कि बाइनेंस, क्रिप्टो, फाइवर, अपवर्क, जूम इन सबको जानता है, और दूसरा शख्स मोबाइल पे कॉल्स भी अटेंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्किल का गैप हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर आजकल रिपोर्ट राइटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हमारे पास चैट जीपीटी या इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, तो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए या और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जो शख्स इसको इसके साथ यूज टू नहीं रहेगा, जो इसको अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं करेगा, ही विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली इट मे रिजल्ट इन जॉब डिस्प्लेसमेंट। प्राइवेसी पर बड़ा जो है ना एक कॉम्प्रोमाइज एक आ गया है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ सेइंग, एक इंग्लिश में एक सेइंग, व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर हमारे पास फ्री तो है, एक्सेसिबल तो है, लेकिन इतना ही ज्यादा हम वी आर प्रोन टू साइबर सिक्योरिटी, वी आर प्रोन टू प्राइवेसी लीकेज। हमारी चीजें लीक डाउन हो सकती है, हमारी बैंकिंग डिटेल्स हो सकती है, हमारी आईडीज लीक डाउन हो सकती है, हमारी जो स्पैमिंग हो सकती है, हमारी हैकिंग हो सकती है। तो जितना हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, उतने ही साइबर क्राइम और प्राइवेसी के इश्यूज भी हमारे पास जन्म ले चुके हैं। तो दीज वर सम ऑफ द पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स यूसेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं कि इससे हमारे जो है ना ये तमाम एजुकेशनल फील्ड या सोशल फील्ड, ये तमाम इससे बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ। ओवर टू यू ऑल।